नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन श्रीवास्तव सीएस स्टडी पॉइंट में आज आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप यानी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आपके सिलेबस के अनुरूप ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसके अंतर्गत जैसे हम समांतर माध्य पढ़ेंगे, समांतर माध्य के बाद आपका इसमें माध्यिका है, बहुलक है, फिर हरात्मक माध्य है, फिर गुणोत्तर माध्य है, उन सब में आपस का संबंध है। तो इस ये चैप्टर आपके सिलेबस के और आपके परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए, जो सहायक सांख्यिकी अधिकारी की परीक्षा है उसको दृष्टिगत रखते हुए इसमें बहुत सारे प्रश्न आपके बनते हैं, और जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए इस टॉपिक को देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इनसे रिलेटेड। उससे पहले जो भी ये हमारा वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे वो जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे उन्हें। आइए देखते हैं क्या है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें या सांख्यिकी माध्य, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और स्टैटिकल एवरेज। क्या है? डॉक्टर बावले ने पहले ही ये कथन किया था कि सांख्यिकी को माध्यों का विज्ञान कहा है। फिर उसके आगे देखिए क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप एक ऐसा प्रतिरूपी मूल है जिसकी ओर अन्य संख्याएं संकेंद्रित होती हैं। माध्य को केंद्रीय प्रवृत्ति की माप इसलिए कहा जाता है क्योंकि व्यक्तिगत चर मूल्यों का अधिकतर उसके आसपास जमाव होता है। यानी अर्थात मतलब क्या है, इसमें जो आपका माध्य होता है उसके आसपास जो है चर मूल्य जो होते हैं उनका जमाव होता है। उन जमाव के मध्य एक बिंदु होता है जिसको हम माध्य कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, जो इसका मेन टॉपिक है वो मैं आपको कवर कर लूँगा। ये बहुत बड़ा चैप्टर भी है, इसलिए इसको अभी आइए देखते हैं क्या है। पहले सांख्यिकी माध्यों के प्रकार। माध्य हमने यहाँ पे माध्य के 3 प्रकार वर्णित किए हैं। पहला है स्थिति माध्य, पोजिशनल एवरेज। दूसरा है गणितीय माध्य, मैथमेटिकल एवरेज। और तीसरा है व्यापारिक माध्य, बिजनेस एवरेज। देखिए स्थिति माध्य कौन कौन से होते हैं। स्थिति माध्य जैसे बहुलक हो गया। ठीक है। स्थिति माध्य में यहाँ 2 प्रकार के दिखाया गया है, एक बहुलक, एक माध्यिका, मोड और मीडियन। मोड को जो प्रायः जो है हम पूर्वानुमान के उपयोग में लाते हैं, जैसे पूर्व अनुमान लगाने के लिए चीज़ें पता करने के लिए बहुलक का प्रयोग करते हैं, और गुणात्मक तत्वों का पता करने के लिए माध्यिका जैसे माध्यों का प्रयोग करते हैं। इसी तरह देखिए, ये प्रश्न में यहाँ डायरेक्ट एक प्रश्न सीधे बनता है कि आपसे पूछ लिया जाता है कि जो माध्यिका है वो किस प्रकार का माध्य है, स्थिति माध्य है, गणितीय माध्य है, व्यापारिक माध्य है। तो यहाँ पे एक प्रश्न इससे रिलेटेड बनता है, इसीलिए मैंने इसको इस ट्री फॉर्म में दिखाया है, जिससे आपको थोड़ा याद भी रह सके। देखिए, अब गणितीय माध्य को मैंने यहाँ 4 प्रकार के माध्य हैं। पहला है गणितीय माध्य में समांतर माध्य, जिसके जो हम उपयोग करते हैं औसत हेतु के लिए। फिर है गुणोत्तर माध्य, जिसको ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं, ये वृद्धि दर पता करने के लिए या उपयोग करने के लिए प्रयोग करते हैं। तीसरा है हरात्मक माध्य, इसमें चाल, समय, दूरी, इस प्रकार के माध्य उपयोग किया जाता है पता ज्ञात करने के लिए। और फिर है द्विघातीय माध्य, क्वाड्रेटिक मीन। अब फिर तीसरा है हमारा जो माध्य है व्यापारिक माध्य, जिसको पहला है गतिमान माध्य, मूविंग एवरेज। फिर है प्रगामी माध्य, प्रोग्रेसिव मीन। और चौथा है संग्रथित माध्य यानी कंपोजिट एवरेज। जो हमारा सिलेबस है केंद्रीय माध्य की प्रवृत्ति के जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जो सहायक सांख्यिकी अधिकारी की परीक्षा के लिए दिया गया है, उसमें आपका समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य सिर्फ इतना ही दिया गया है। बाकी के ये मैंने यहाँ पे क्लासिफिकेशन था, इसलिए मैंने आपको पूरा बता दिया। जो हमको पढ़ना है वो पूरा नहीं पढ़ना है। जो हमको पढ़ना है समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, गुणोत्तर माध्य यानी और हरात्मक माध्य, इस प्रकार का जो आपको सिलेबस है वो पढ़ना है। तो आइए देखते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं गणितीय माध्य से, और गणितीय माध्य में सबसे पहले समांतर माध्य। आइए देखते हैं क्या है समांतर माध्य यानी अर्थमेटिक मीन, इसको सिंपली मीन भी कहते हैं, माध्य भी। आइए देखते हैं, इसके कुछ की पॉइंट्स बनाए हैं मैंने, वो देखिए क्या है की पॉइंट्स। ये एक गणितीय माप है, ये देखिए मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दिया है कि ये आपका जो है माध्य है, किस प्रकार का माध्य है, गणितीय माध्य है। ठीक है। बहुलक जो है आपका स्थिति माध्य है, और ये आपका व्यापारिक गतिमान जो है व्यापारिक माध्य है। तो
हमारा जो समांतर माध्य है गणितीय माध्य का प्रथम है। देखिए ये गणितीय माध्य है, इसको औसत ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, अभी मैं बताऊँगा आगे, वो हम टेबल से ज़्यादा अच्छे से समझ सकेंगे। अभी मैं आगे ही इसी के जस्ट बाद बताता हूँ। पहला क्या है, पहले थ्योरी पार्ट्स है इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। समांतर माध्य से ज्ञात किए गए पद विचलनों का योग जो होता है वो शून्य होता है। समांतर माध्य को x बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अभी ये विचलन क्या होता है और समांतर माध्य से जो पद विचलन ज्ञात किया जाता है उनका जो योग होता है वो शून्य होता है। वो क्या है, ये सिंपल फॉर्मूला था, वो लिख दिया हूँ। अभी आगे मैं एक टेबल से आपको समझाता हूँ कि कैसे इसको प्रूव करते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो सीधे सीधे कभी 1 नंबर में पूछ लिया जाएगा आपको बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में कि समांतर माध्य से किए गए पद विचलनों का योग होता है। अब वहाँ पे 1, 0 जो 2 हैं विकल्प देकर आपसे वहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, इसीलिए इसको याद जरूर रखें। अगला की पॉइंट है, समांतर माध्य से ज्ञात किए गए पद विचलनों के वर्गों का योग। अभी देखिए पिछले वाले में जो पॉइंट था उसमें विचलनों का योग था, इसमें विचलनों के वर्गों का योग जो है हमेशा न्यूनतम होता है। यानी न्यूनतम किस में होता है, आप कह सकते हैं जो अन्य माध्य निकाला जाता है, अन्य माध्य मतलब माध्यिका के द्वारा या बहुलक के द्वारा, उन सब में जो इनका मान वर्गों का योग होगा विचलनों का, उसमें न्यूनतम होगा। समांतर माध्य को केंद्रीय प्रवृत्ति का आदर्श माप भी कहा जाता है। अब देखिए चरम मूल्यों यानी एक्सट्रीम वैल्यू से अत्यधिक प्रभावित होता है समांतर माध्य। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, इसलिए इसको हमेशा आपको याद कर लीजिए, बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए ये की पॉइंट्स, क्योंकि थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आइए अब अगला देखते हैं समांतर माध्य। फिर मैंने इसकी एक परिभाषा लिख दी है थोड़ी सी। समांतर माध्य को सभी प्रेक्षणों के मूल्यों को योग को उनकी कुल संख्याओं से विभाजन के अनुरूप परिभाषित किया जाता है। इसे x बार से प्रदर्शित किया जाता है। क्या है समांतर माध्य, x बार इक्वल सभी प्रेक्षणों के मूल्यों का योग तथा सभी प्रेक्षणों की कुल संख्या, ठीक है। यहाँ सिग्मा x लिख दिया है बाई n, ये आपका फॉर्मूला हो गया समांतर माध्य का। आइए देखते हैं, हम थोड़ा समझते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है, 5 संख्याओं का माध्य जो है वो 20 हो तो पहला क्या है, प्रत्येक प्रश्न में 3 जोड़ा जाए। फिर दूसरा प्रश्न है, प्रत्येक संख्या में 3 घटाया जाए, प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाए, प्रत्येक संख्या को 2 से भाग किया जाए तो माध्य होगा। क्या कह रहा है ये प्रश्न, ये कह रहा है कि 5 संख्या हैं, उनका माध्य समांतर माध्य जो है वो 20 है। अब 5 संख्या में प्रत्येक पाँचों संख्या में पहला जो कह रहा है, पहला 3 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए। अगर हम प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ देंगे तो जो समांतर माध्य आपका 20 है उसमें भी ये 3 जोड़ देंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा समांतर माध्य में। तो समांतर माध्य 20 + 3, ये देखिए, यानी आपका ये 23 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, प्रत्येक संख्या में 3 घटा दिया जाए। अगर आप 5 संख्या हैं और तीनों 5 में जो 5 संख्या है तो उनमें अगर आप 3 घटा देंगे तो जो समांतर माध्य होगा, समांतर माध्य जो होगा मध्य का ही कोई बिंदु होगा, उसमें भी आप 3 घटा देंगे तो वही आपका समांतर माध्य हो जाएगा। देखिए फिर इसके बाद प्रत्येक संख्या में अगर 2 से गुणा कर दिया जाए तो देखिए उसमें भी आप 2 से गुणा कर देंगे। इसी प्रकार आपका चौथा भी है जो विभाजन वाला है, 2 से विभाज कर दिया गया तो 10 आ गया। अब देखिए फिर इसी को ही मैंने थोड़ा सा एक और प्रश्न में लिख लिया है। एक और एग्जाम्पल है, n संख्याओं का माध्य m है, ठीक है। n संख्याओं का माध्य m है, यदि प्रत्येक संख्या में a से गुणा किया जाए तो समांतर माध्य क्या होगा। ध्यान से देखिए, n संख्याओं का, जैसे अभी वहाँ पे प्रयोग कर रहे थे जो आपका ये पिछला प्रश्न था, जरा ध्यान से देखिए, पिछले प्रश्न में जो आपका लिखा था कि 5 संख्याओं का माध्य 20 है, इसी प्रकार यहाँ पे 5 के जगह n हो गया और 20 के जगह m हो गया। यदि प्रत्येक संख्या में a से गुणा कर दिया जाए तो समांतर माध्य क्या होगा। अभी जैसे यहाँ पे हम प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा कर देते थे तो समांतर माध्य 20 में गुणा 2 हो गया था, मल्टीपल 40 हो गया था। तो नया समांतर माध्य इसमें क्या होगा, m समांतर माध्य m है
और m में a से गुणा कर देंगे तो यानी m इंटू a, ये आपका समांतर माध्य हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण प्रश्न है वही मैं लेके आया हूँ। इस बात को बहुत ध्यान रखिए और बहुत ही दिमाग से ध्यान लगा के पढ़िए। देखिए अब उदाहरण के तौर पे देखिए 5, 1 2 3 4 5, देखिए सीरियल, पहला जो टेबल है, पहला का टेबल कॉलम का नेम है सीरियल नंबर, दूसरा है मार्क्स, ये आपकी कोई टेबल दी हुई है। अब बाकी के 2 टेबल सभी मत ध्यान दीजिए, पहले 2 टेबल्स दी हुई जिनका एक से क्रम है 5 और उन विद्यार्थियों की संख्या जो है वो 5 दिएगा, 5 8 10 12 15, इनका जो कुल योग हो गया ये 50 हो गया। अब देखिए अभी मैंने यहाँ पे आपका जो मैंने यहाँ पे टॉपिक में पढ़ाया था, सबसे पहला पढ़ाया था जो समांतर माध्य में से ज्ञात किए गए पद विचलनों का योग शून्य होता है। आइए देखते हैं ये क्या है, इसको मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए विचलन कैसे ज्ञात करते हैं। अब मान लीजिए हमारे जो मार्क्स हैं वो x हो गए, ठीक है। अब x हो गए तो इनका हम समांतर माध्य अगर हमको निकालना है तो क्या करेंगे। अभी मैंने आपको बताया है कि सभी जो समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स क्या होता है, सभी प्रेक्षणों के मूल्यों का योग। तो हमारे ये 5 हो गया, प्लस 8 हो गया, प्लस 10 हो गया, प्लस 12 हो गया, प्लस 15, इन सब का मूल्यों का योग कितना हो गया, 50 हो गया। और कितनी संख्याएं हैं ये 5 संख्याएं हैं। तो n जो है कुल प्रेक्षणों की संख्या कितनी थी, 5, यानी कुल संख्या कितनी है, 5। तो ये हम n की जगह हो गया 5। तो यानी हमारा जो समांतर माध्य हो गया वो कितना हो गया, ये 5 से अगर हम इसको 5 10 50 और ये हमारा समांतर माध्य हो गया आपका 10। अब विचलन कैसे ज्ञात करते हैं। विचलन ज्ञात करने के लिए जो आपका प्रेक्षण है, यानी ये देखिए सेकंड मार्क्स वाला कॉलम, इसको हमने x कह दिया और समांतर माध्य आपका क्या हो गया, x बार हो गया, यानी 10 हो गया। तो विचलन बराबर क्या होता है, विचलन का होता है जो आपके प्रेक्षणों में से समांतर माध्य को घटाने पर जो प्राप्त होता है वो विचलन कहलाता है। उसी को डेविएशन इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम यहाँ पे हमारा समांतर माध्य 10 है। पहले के लिए देखिए हमने इसको x, देखिए हमने लिख दिया है विचलन बराबर x माइनस एक्स बार। तो हमारा पहले में से गया 5 में से 10 गया तो 5 माइनस 10 हो गया -5। इसी तरह 8 माइनस 10 हो गया तो -2। 10 में से 10 गया 0, 10 में से 2, 10 में से 12 में से 10 गया 2, 15 में से 10 गया 5। तो अब देखिए हमारा जो यहाँ पे अगर हम इनका योग करें तो 0 आ जाएगा। 5 माइनस 5 -2 -7 और 5 और 2 ये +7, तो +7 -7 इज इक्वल टू 0। अब देखिए जो मैंने यहाँ विचलनों का जो योग आ गया वो शून्य हो गया। तो अभी देखिए मैंने अभी यहाँ आपको ये इस टॉपिक में बताया था कि समांतर माध्य से ज्ञात किए गए पद विचलनों का जो योग होता है वो शून्य होता है। यही देखिए x माइनस एक्स बार का योग यानी सिग्मा शून्य इज इक्वल टू 0। मैंने आपको इस टॉपिक में यही बताया। ये देखिए ये वहाँ से आपका प्रूव हो गया। अब इन्हीं पद विचलनों का जो वर्ग होता है वो न्यूनतम होता है। अब इन्हीं विचलनों का मैं योग कर ले रहा हूँ, वर्ग कर ले रहा हूँ। तो यहाँ वर्ग था 5 माइनस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, ये टोटल कर लेंगे तो 58 हो गया। तो जो समांतर माध्य से प्राप्त विचलनों के वर्गों का योग है ये 58 सबसे न्यूनतम होगा। आप किसी से भी, चाहे आप विचलन जो है माध्यिका से निकालेंगे या आप बहुलक से निकालेंगे, उनका जो वर्गों का योग आएगा उन सब में सबसे कम जो है आपका समांतर माध्य से ही विचलनों का वर्गों का योग जो होगा न्यूनतम होगा। देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है समांतर माध्य से प्राप्त विचलनों का योग शून्य होता है। फिर इसी प्रकार समांतर माध्य से प्राप्त विचलनों के वर्गों का योग जो है इज इक्वल टू न्यूनतम। ये हो गया आपका जो उसमें टॉपिक था। अब देखिए फिर एक एग्जाम्पल में लेके आया हूँ। अगला एग्जाम्पल है 6 संख्याओं का माध्य जो है वो 30 है। वे संख्या कौन कौन सी हैं, x, x+5, x+10, x+12, x+18, x+20। तो x का मान क्या होगा। अब देखिए तो सबसे पहले हमको क्या दिया गया है, समांतर माध्य दिया गया है। तो हमने x बार इक्वल टू 30 लिख लिया। क्या संख्या है, कितनी संख्या है, 6 संख्या है। तो n इक्वल कितना है, 6 है। तो अब देखिए हम समांतर माध्य का फॉर्मूला जानते हैं, x बार इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n।
एक्स बार की वैल्यू यानी समांतर माध्य 30 दिया हुआ है। सिग्मा एक्स का मतलब वो प्रेक्षणों की संख्या कौन कौन सी हैं जो आपको संख्याएं दी गई हैं, उन सभी का योग जो है सिग्मा एक्स होता है। हमने लिख दिया x+5 प्लस x+10 प्लस x+12 प्लस x+18 प्लस x+20 और n की वैल्यू कितनी है 6। अब इसको हमने 6 को 30 से मल्टीप्लाई कर दिया इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग, और इनको जब हमने ऐड किया तो 6x हो गया, और जब डिजिट्स को ऐड किया तो 70 हो गया। यानी 30 इंटू 6 हो जाएगा 180 इज इक्वल टू 6x प्लस 70। अब देखिए 6x एक वन साइड कर देते हैं, यानी जो आपका 6x है वन साइड है और जो नंबर्स हैं उनको वन साइड, 180 माइनस 70 यानी 110 ये हो गया। अब 6 से डिवाइड कर दिए इसको, हमने 6 से डिवाइड कर दिया तो ये 55/3। आगे भी इसको सॉल्व करना चाहें तो आपका आंसर यही है। इस प्रकार ये क्वेश्चन हो गया। ये मैं वो प्रश्न लिया हूँ जो कि आपके सारे कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये सब सारे प्रश्न जो हैं आपके परीक्षा में ज़रूर आते हैं। तो मैंने थ्योरी पार्ट को भी कवर किया है और जो आपके न्यूमेरिकल पार्ट्स को है उनको भी मैं कवर करते चल रहा हूँ साथ साथ। आइए देखते हैं फिर अगला एक मैंने सारे प्रकार के प्रश्नों को लेने के प्रयास किया है। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी का माध्य m है तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0, तो ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर का माध्य होगा। अब देखिए ए बी सी का अगर माध्य है तो हम देखते हैं यहाँ पे लिख रहे हैं, यानी 3 संख्याएं ए बी सी उनका माध्य होगा तो क्या होगा, m दिया हुआ है इज इक्वल टू यानी प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों का योग यानी जो संख्याओं का योग है a प्लस बी प्लस सी, और कितनी संख्याएं 3, ये 3 इधर हो गया। हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 3 से m को मल्टीप्लाई कर दिया तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3m। दोनों साइड हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या होगा, देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3m का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आपको फॉर्मूले आने चाहिए, ये अलजेब्रिक आपको फॉर्मूले अगर नहीं आएंगे तो आप इस तरह के प्रश्न नहीं कर पाएंगे। तो ये बिल्कुल दिमाग में आप रट लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इस टाइप के आप जो फॉर्मूले हैं वो आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेने हैं, तभी आप इस तरह के प्रश्न हल कर पाएंगे। देखिए अब यहाँ पे मैंने राइट साइड में इसका फॉर्मूला लिख दिया है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ पे पुट करने जा रहा हूँ। देखिए जहाँ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, नेक्स्ट स्टेप में मैंने लिखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में लिखा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज़ इक्वल टू, अब 3m का स्क्वायर जो था 3 पे स्क्वायर गया और m पे स्क्वायर गया। ठीक है, 3 स्क्वायर m स्क्वायर। अगला स्टेप देखिए, तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज़ इक्वल टू 9m स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 हो गया और ये m स्क्वायर रह गया। अब देखिए जो ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है, इसमें आपको प्रश्न में ध्यान दीजिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जो वैल्यू है वो 0 है। तो हम यहाँ पे जो ये दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab बी सी सी ए, इसकी वैल्यू हम 0 कर देते हैं। तो यहाँ 2 से हम इसकी वैल्यू पुट कर दिए 0। तो जब हम किसी का 2 से 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 9m स्क्वायर। अब देखिए हम इसको डिवाइड करते हैं 3 से। 3 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, देखिए प्रश्न आपका कह रहा है कि क्या करना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का माध्य आपको ज्ञात करना है होगा। ठीक है, तो क्या होगा, अगर हम देखें ये दाहिने तरफ देखिए मैंने लिख दिया राइट साइड में, अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का आपको माध्य ज्ञात करना है तो क्या होगा, इन तीनों का योग हो जाएगा और कुल संख्या कितनी है 3 हो जाएगी। तो ये देखिए m इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 3। तो अब हमने इसमें देखा अगर हम इसको 3 कर देते हैं तो हमारा जो बायां पक्ष है यानी लेफ्ट हैंड साइड वो आपका क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा, समांतर माध्य हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का। तो हमने इसीलिए दोनों साइड 3 यानी बाएं तरफ और दाएं तरफ दोनों पक्षों में 3 से भाग कर दिया। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 3 और यहाँ 9m स्क्वायर बाई 3।
तो 3 से 3 कट गया, तो 3 3 ज़ा 9 यानी 3m²। और ये देखिए ये आपका a² प्लस b² प्लस c², यानी ये आपका a² b² और c² का समांतर माध्य लिखा है। और इसका विकल्प कितना बच रहा है, इसका राइट हैंड साइड जो है 3m², यानी 3m² जो है a² b² c² का माध्य हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, बस इस प्रश्न जितने टाइप्स के हैं वो मैंने यहाँ पे ले लिए हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को और आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सेम इसी प्रकार का है। देखिए a तथा 1/a का माध्य m है, तो a² तथा 1/a² का माध्य होगा। बिल्कुल सेम पूर्ववत प्रश्न है, जैसे ही आपका वहाँ पे 1/a नहीं था, वहाँ पे सिंपल में a² b² थे। अब देखिए a² और 1/a का माध्य क्या हो जाएगा, तो माध्य इक्वल टू a प्लस 1/a/2, यानी a और 1/a जो है वो दो हैं, तो संख्याएं इनकी 2 हो गई और इन दोनों का योग हो गया, वो आपका माध्य हो गया। तो m इक्वल a प्लस 1/a इक्वल टू 2, ये 2 को हमने इधर गुणा कर दिया तो 2m हो गया। तो a प्लस 1/a इज इक्वल टू 2m। दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया हमने। तो अब दोनों पक्षों का वर्ग करने के बाद देखिए a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2m का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ फिर मैंने एक फार्मूला लगाया a प्लस बी का होल स्क्वायर। फार्मूले आपको याद होना चाहिए, a² प्लस b² इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। अब देखिए इस फार्मूले को मैं अप्लाई करता हूँ, b के जगह खाली 1/a है, तो a² प्लस 1/a का होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू ab। 2 a के जगह a है, b के जगह 1/a है, इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा m²। यहाँ जो ये a और a है, यहाँ ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी दोनों कट जाएंगे। तो a² प्लस 1/a², यहाँ सिर्फ 2 बचेगा, 2 इज इक्वल टू 4m²। अब देखिए इसको हमने इधर हमें a² प्लस 1/a², ये जो 2 है वो हमने राइट हैंड साइड कर दिया, 4m² माइनस 2। अब देखिए हमको क्या ज्ञात करना था, जो प्रश्न आपका कह रहा है, प्रश्न कह रहा है a² तथा 1/a² का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो अगर हम देखिए a² प्लस 1/a² लिखा हुआ है इज इक्वल टू 4m², अगर हम बाएं पक्ष में अगर 2 से डिवाइड कर दें तो ये जो इसका आंसर आएगा वही आपका समांतर माध्य हो जाएगा। तो देखिए a² b² का समांतर माध्य 1/a² का समांतर माध्य क्या हो जाएगा, तो a² प्लस 1² इसमें दोनों तरफ से 2 से डिवाइड कर दिए। 2 से डिवाइड करने पर अब देखिए यहाँ से 2 से कॉमन कर लिया, तो ये 2m² अंदर 1 बच जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2m² माइनस 1, यानी a² प्लस 1/a² का समांतर माध्य कितना है, 2m² माइनस 1। ये आपके जो बीजीय और बीज गणितीय से रिलेटेड जो आपके समांतर माध्य के प्रश्न बनते थे, वो जिस प्रकार के प्रश्न थे वो मैंने आपको यहाँ पे एक दिखाया है, ठीक है। अब आइए जो हमारे टेबल के फॉर्म में जो हल होते हैं वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहले जो अब हम सीरीज़ में जो सॉल्व करते हैं वो है, सीरीज़ में कौन सा है, सबसे पहले है इंडिविजुअल सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ में जो मैंने अभी पिछले प्रश्नों में सॉल्व किया है कि सभी का जो है सभी प्रेक्षणों के, देखिए मैंने यहाँ फिर से वही फॉर्मूला लिख दिया, समांतर माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों के मूल्यों का योग प्रेक्षणों की कुल संख्या। जो अभी आपका सभी प्रेक्षणों को आप ऐड कर देते हैं और जितने प्रेक्षण होते हैं उन्हीं की संख्या से डिवाइड कर देते हैं, वही आपका व्यक्तिगत सीरीज में आता है, x बार इक्वल सिग्मा x बाई n। अब दूसरा है खंडित श्रेणी, डिस्क्रीट सीरीज में आप समांतर माध्य कैसे निकालेंगे। देखिए मैंने अभी आपको पिछले चैप्टर्स में पढ़ाया था कि खंडित श्रेणी क्या होती है, अखंडित श्रेणी क्या होती है, यानी सतत और असतत दोनों मैंने वहाँ पे आपको बताए हैं। अभी यहाँ पे मैं आपको फिर से डिस्क्राइब कर दूँगा थोड़ा थोड़ा, यहाँ पे उनका यूटिलाइजेशन है। खंडित श्रेणी क्या है, देखिए एक टेबल है, देखिए जो ब्लैक कलर से बना हुआ है वो टेबल बना हुआ है, और आप देखिए इनकम दिया हुआ है एक कॉलम में, दूसरे नंबर ऑफ़ पर्सन्स दिया हुआ है। ये जो ब्लू पेन से मैंने लिखा है वो मैंने टेबल पर वर्कआउट किया है। तो आपको जो प्रश्न में दिया है वो इनकम और नंबर ऑफ़ पर्सन्स दिए हुए हैं। तो कुछ
देखिए कुछ व्यक्तियों की यहाँ पे इनकम दी हुई है और कितने व्यक्तियों की संख्या है वो दी हुई है। तो इनकम को हमने एक्स कर लिया, 20, 30, 40, 50, और नंबर ऑफ़ पर्सन्स जो हैं उनको एफ़ कर लिए। ये उनकी यानी बारंबारता है। 20 जो इनकम जिसको हो रहा है वो 4 व्यक्ति हैं, 30 इनकम है इस प्रकार के 2 व्यक्ति हैं, 40 इनकम की इस प्रकार के 3 व्यक्ति हैं, 50 इनकम की इस प्रकार 1 व्यक्ति हैं। अब देखिए हम यहाँ पे खंडित श्रेणी में अब हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला मैंने लिख दिया एक्स बार इज़ इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाई एन। यानी यहाँ पे जो आपकी बारंबारता को एक्स से गुणा करने पर और उनका योग जो है वो आपका सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा, और कुल आपकी जो फ्रीक्वेंसी जो आपकी परीक्षणों की संख्या होगी वो यहाँ पे एन लिख दिया जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे ये इनकम हो गया एक्स और नंबर ऑफ़ पर्सन्स हो गए एफ़। ठीक है, अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 20 × 4 यानी 80, 30 × 2 यानी 60, 40 × 3 यानी 120, 50 × 150 हो गया। इन सब का यानी एफ एक्स का जो है योग हो गया 310, एफ एक्स का जो योग हो गया वो आपका 310 हो गया। ठीक है, और जो आपके नंबर ऑफ़ पर्सन्स हैं जो एफ़ का योग हो गया एन बराबर ये आपके 10 हो गए। तो अब देखिए फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो सिग्मा एफ एक्स जो हो गया इन सब का योग जो हो गया वो 310 हो गया, एन की वैल्यू हो गई 10 और डिवाइड कर दिया तो ये आपका समांतर माध्य आ गया 31। अब देखिए एक और एग्जाम्पल ले लिया, यानी कुछ मज़दूरों की मजदूरी जो वेजेस हैं वो आपके दिए हुए हैं 10, 20, 30, 40, और कितने वर्कर्स हैं 8, 6, 2, 4। अब देखिए तो वेजेस की संख्या को हमने एक्स कर दिया, नंबर ऑफ़ वर्कर्स को एफ़ कह दिया। इन दोनों का जो मल्टीप्लाई हो जाएगा वो एफ एक्स हो जाएगा। तो 10 को 8 से मल्टीप्लाई किया 80, 20 को 6 से 120, 30 को 2 से वो आपका 60, 40 को 4 से 160। इन सब का योग जो हो गया 8, 6, 2, 4 का 20 हो गया, और इन सब का 80, 120, 60, 160 का जो योग किया गया वो 420 हो गया। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला आपका अभी आपको मैंने बताया खंडित श्रेणी के लिए जो आपका फॉर्मूला है ये खंडित श्रेणी के लिए सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो सिग्मा एफ एक्स की जब हमने वैल्यू जोड़ी सबकी तो 420 आ गया, एन की वैल्यू जोड़ी तो 20 आया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, यानी ये आ गया समांतर माध्य जो हो गया एक्स बार इक्वल टू 21 आ गया। अब देखिए सतत श्रेणी में और यानी अखंडित श्रेणी, अभी देखिए यहाँ पे जो हम खंडित श्रेणी देख रहे थे यहाँ पर एक सिंपल फॉर्म में था, यहाँ पे अभी देखिए बहुत सिंपल सा तरीका है आपको पहचानने के लिए। यहाँ पे वर्ग अंतराल के रूप में आ जाएगी सतत श्रेणी। देखिए वर्ग अंतराल में आ गया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। इसी प्रकार देखिए और भी प्रश्न अभी मैं दिखाऊंगा कि कैसे करेंगे। तो सतत श्रेणी जो है वो आपका वर्ग अंतराल में आ जाएगा। अब देखिए अब अभी तक तो हमने क्या जाना, देखिए समांतर माध्य हमने व्यक्तिगत श्रेणी के लिए निकाला, समांतर माध्य उसके बाद खंडित श्रेणी के लिए निकाला। खंडित श्रेणी में कैसे किया, खाली जो आपका x था और f था ये आपके प्रश्नगत रहेगा, और सिर्फ हम fx का कुल योग और जो f है उनका कुल योग से विभाजन कर देंगे तो जो आपका आ जाएगा वो आपका समांतर माध्य हो जाएगा। ये खंडित श्रेणी का था। ठीक है, अब अखंडित श्रेणी के लिए देखिए क्या है। अखंडित श्रेणी देखिए ये जो मैंने ये आपके प्रश्न में जो सिर्फ खाली 2 कॉलम है स्टार्टिंग के, वेजेस और नंबर ऑफ़ वेजेस, ये जो ब्लू कलर से मैंने लिखा है ये इसका आगे मैंने सॉल्यूशन इसमें सॉल्व किया है। तो देखिए वेजेस जो हैं वो यहाँ असत या अखंडित श्रेणी में हमेशा जो रहेगा वो आपका वर्ग अंतराल के रूप में आएगा। ठीक है, अब देखिए वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। नंबर ऑफ़ वेजेस जो हैं इनके वो कितने हैं 4, 6, 8, 2। ठीक है, इनका अगर हम योग कर लें तो n बराबर 20 हो गया। अब फॉर्मूला आपका देखिए वही है, फॉर्मूला जो आपका सिग्मा एफ एक्स बाई एन है ये फॉर्मूला है। तो अब देखिए इसमें एफ एक्स कैसे निकालते हैं अखंडित श्रेणी में यानी वर्ग अंतराल में। तो अब देखिए हम इनका जो आपका वर्ग अंतराल है इसकी एक मिड वैल्यू निकालते हैं। तो अगला कॉलम हमने x इसको कहा और इसकी मिड वैल्यू निकाली। आप 0 से 10 को जब जोड़ देंगे तो 0 और 10 जोड़ेगा
तो आपका हो जाएगा 10, और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 5 हो जाएगा। 10 और 20 को जोड़ देंगे यानी 30, 30 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 हो जाएगा, ये आपकी मिड वैल्यू है। इसी से 20 30 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 50, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपकी 25 आ जाएगा, ये मिड वैल्यू। 30 से 40 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 70, 70 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 35। इस प्रकार आप मिड वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब ये आपका x हो गया और नंबर ऑफ़ वेजेस जो है वो आपका f है। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो आपका fx हो जाएगा वो कॉलम। देखिए 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 5 से 20, 15 को 6 से कर दिया 90, 8 को 25 से कर दिया 200, 35 को 2 से किया 70। अब देखिए हमारा जो फॉर्मूला था, सिंपल सा फॉर्मूला है, सिग्मा fx अपॉन n, इन सब को जोड़ दिया तो 380 हो गया, और n की वैल्यू जो थी नंबर ऑफ़ वेजेस वो 20 थी। इसको हमने जब सिंप्लीफाई किया तो 19 आ गया। ये आपका आ गया समांतर माध्य। तो आपका अखंडित और खंडित श्रेणी में सबसे बड़ा पहचान यही है कि जो अखंडित श्रेणी होगी वो हमेशा वर्ग अंतराल के रूप में होगी, जैसे यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए जब वर्ग अंतराल भी 2 प्रकार के होते हैं, आपको मैंने पहले वहाँ थोड़ा सा उसके बारे में हिंट किया तो बताया भी था मैंने, जो पिछला चैप्टर मैंने पढ़ाया है। देखिए श्रेणी जो सतत श्रेणी होती है यानी अखंडित श्रेणी, वो 2 प्रकार की होती है। पहली होती है अपवर्जित श्रेणी और दूसरी होती है समावेशी श्रेणी। अपवर्जित श्रेणी जैसे अभी हम ये जो हमारे सामने ये जो वर्ग अंतराल था 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, यहाँ देखिए उच्च सीमा और निम्न सीमा बराबर है। यहाँ पे देखिए 10 10 बराबर है, 20 20 बराबर, 30 30 बराबर है, यानी पहले वर्ग अंतराल की उच्च सीमा, दूसरे वर्ग अंतराल की निम्न सीमा दोनों बराबर है। फिर दूसरा वर्ग देख लिए, इसमें दूसरे अंतराल की उच्च सीमा 20 है और तीसरे वर्ग अंतराल की निम्न सीमा 20 है, ये बराबर है। इसी तरह 30 30 बराबर है। तो जो आपकी अपवर्जित श्रेणी होती है उसमें उच्च सीमा और निम्न सीमा बराबर होती है। 0 से 10 यानी 10 10 20 है, 20 से 30 यानी 20 20, ये बराबर है। लेकिन जो समावेशी श्रेणी होती है उसमें वर्ग अंतराल भिन्न होता है। अब देखिए मैंने यहाँ श्रेणी दी रखा है, जैसे 0 से 9, अगला क्या है 10 से 19, फिर 20 से 29। तो यहाँ पे जब अब देखिए अभी तक उच्च सीमा वर्ग की और निम्न सीमा जो था वो दोनों बराबर थे, लेकिन यहाँ भिन्न भिन्न है। तो जब इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो हम क्या करेंगे, समावेशी श्रेणी को अपवर्जी में परिवर्तित करके और फिर हम अपवर्जी के प्रकार से, जैसे ये अभी हमने अपवर्जी का निकाला है, बिल्कुल सेम इसी प्रकार से हम सल्यूशन करेंगे। तो अब देखिए कैसे बदलते हैं। देखिए अब इसको यहीं पे मैं थोड़ा कन्वर्ट करने का मेथड आपको बता रहा हूँ। ये हमने जो समावेशी श्रेणी लिखी है 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, तो पहले जो ये निम्न वाली है 0 10 20, इसको L1 कह लिया, और ये 9 19 29 इसको L2 कह दिया। अब देखिए इन दोनों का 0 से 9, 9 से और 10 में ये अंतर और 19 से 20 में ये अंतर हमेशा सेम होगा। तो देखिए पहले वाले के लिए मैंने ले लिया है, तो यहाँ पे देखिए 10 - 9/2, तो ये क्या हो गया 1/2 हो गया। 1/2 को 0.5, यानी इनका जो मध्य का जो अंतर होगा वो 0.05 हो गया। ठीक है, आप चाहे 20 से 19 का भी करेंगे तो भी 0.5 आएगा। मैंने तो 10 से 9 का किया है तो भी आया, आप 20 से 19 का करेंगे तो भी 0.5 है। अगला आपका 30 से 29 होता तो भी वो 0.5 ही आएगा, यानी इन सबके जो आएंगे वो अंतर सेम आएंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो 0.5 आया है तो ये जो पहला लोअर लिमिट है वर्ग अंतराल का L1 जिसको हमने कहा 0 10 20 और L2 जो है 9 19 29, तो L1 में जो है वो हम 0.5 घटाएंगे और जो L2 है उसमें हम 0.5 जोड़ेंगे। तो देखिए अब मैंने इसी के दाहिनी तरफ ये मैंने जो नई श्रेणी बनती जा रही है वो लिख लिया है। तो L1 में 0 में -0.5 घटाएंगे तो -0.5 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह फिर L2 में देखिए 10 में देखिए सॉरी जो L1 वाला ही पहले पूरा देख लीजिए। L1 में मैंने 0.5 में 0 में 0.5 घटाया तो -0.5 आ गया। 10 में से मैंने 0.5 घटाया तो 9.5 हो गया। 20 में से 0.5 घटाया तो 19.5 हो गया। अब L2 में 0.5 जोड़ेंगे सब में, तो 0.5 जुड़ा 9 में तो 9.5 हो गया। 19 में जुड़ा 19.5 हो गया। 29 में जुड़ा 29.5 हो गया। अब देखिए ये जो समावेशी श्रेणी थी पूर्णतः अपवर्जी में परिवर्तित हो गई। देखिए वर्ग अंतराल क्या हो गया,
जो वर्ग अंतराल हो गया। अब देखिए पहला वर्ग का जो उच्च सीमा 9.5 और दूसरे वर्ग का निम्न सीमा जो 9.5 दोनों ही बराबर हैं। इसी तरह 19 दूसरे वर्ग का उच्च सीमा 19.5 और तीसरे वर्ग का निम्न सीमा 19.5, ये आपके बराबर हो गए। अब हम जब इस तरह हम पहले क्या करेंगे, समावेशी को अपवर्जी में परिवर्तित कर लेंगे और परिवर्तित करने के बाद अपने जैसे हम पूर्व प्रश्न को इस प्रश्न को अभी हल किए थे वैसे ही सिंपल हल करेंगे। देखिए मैंने एक सॉल्यूशन लिया है। देखिए दैनिक आय है और उसके बाद मज़दूरों की संख्या है। ये दो टेबल आपको दी हुई थी। देखिए इसमें 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34, 35 से 39 ये आपका दिया हुआ है। अब देखिए मैंने इनको फिर मैं बदल रहा हूँ। अब इनके मज़दूरों की संख्या 5, 10, 15, 20, 25, 20, 10, 5 इनको टोटल कर लिया तो 65 हो गया। एन की वैल्यू 65 आ गई। अब देखिए ये जो आपका दिया हुआ था ये समावेशी दिया हुआ था। अब इसको मैं अपवर्जी में परिवर्तित कर रहा हूँ। इसी दैनिक आय को फिर से मैंने एक अगला कॉलम बनाया है। अब देखिए पहले वाले लाइन को मैंने L1 कह लिया, दूसरे वाले को L2 कह लिया। अब देखिए मैंने यहाँ नीचे जो लिखा हुआ है 15 - 14/2 1/2 0.5, इन दोनों का जो अंतर आएगा उतना ही आएगा। आप चाहे सबका निकाल लेंगे तो भी उतना ही आएगा। मैं 20 - 19 करेंगे। देखिए 20 - 19 बटा 1/2 0.5 ये भी उतना ही आया। अब देखिए यानी इनका जो ये 0.5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, L1 में 0.5 जो है घटाएंगे और L2 में 0.5 जोड़ेंगे। तो अब देखिए पहले वाले में 10 में से 0.5 घटाया तो 9.5 हो गया। 15 में 0.5 घटाया 14.5 हो गया। 20 में घटाया तो 19.5 हो गया। इसी प्रकार 25 में घटाया तो 24.5 हो गया। 30 में घटाया तो 29.5, 35 में घटाया तो 34.5। अब जो L2 वाली लाइन है 14, 19, 24, 29, 34, 39 इसमें हम 0.5 जोड़ेंगे। अब देखिए 0.5 जोड़ा, 0.5 जोड़ा तो 14.5, 19.5, 24.5, 29.5, 34.5, 39.5। अब देखिए ये हमारी जो श्रेणी बन गई ये अपवर्जी श्रेणी बन गई है। अब देखिए क्या हो गया, यहाँ पे वर्ग अंतराल जो हो गए निम्न और उच्च जो है बराबर हो गया। देखिए 14.5, 14.5, 19.5, 19.5, 24.5, 29.5, 34.5। अब इनकी जो है मध्य वैल्यू हम निकालेंगे, मध्यमान। देखिए अभी मैंने पिछले प्रश्न में बताया था आपको कि ये देखिए इन दोनों का मध्य वैल्यू कितना था। 0 से 10 को घटाया, जोड़ के घटाया, 2 से डिवाइड किया तो 5 आया था। 10 से 20 को जोड़ा था तो 30/2 हो गया तो 15 हो गया था। इसी प्रकार अब हम इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ये देखिए मैंने पहला यहाँ पे लिखा है, पहला 9.5 प्लस 14.5 इन और डिवाइड बाई 2 इनको जोड़ा तो 24 को 2 से डिवाइड किया तो 12 आ गया। इसी तरह फिर देखिए 14.5 को मैंने जोड़ा 19.5 से तो 34 का ये 17 आ गया। इसी प्रकार ये पहले का 12 आ गया, दूसरे का 17 आ गया, तीसरे का 22 आ गया। बहुत सिंपल है, दोनों को जोड़ देंगे। जैसे 24.5 प्लस 29.5/2 27। इसी प्रकार ये हमारे मिड वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं, मिड वैल्यू यानी ये x हो गया। अब x से जो हमारा f दिया हुआ था यानी मज़दूरों की संख्या, इन्हीं को हम गुणा कर लेंगे तो वो fx हो जाएगा और fx में हम सबको जोड़ लेंगे। देखिए fx क्या है, 12 में 5 से गुणा कर लेंगे तो 60 हो जाएगा। 10 में 17 को 170, 15 को 22 से गुणा करेंगे 330, 20 को 27 से 540, 10 से 32 को 320, 5 को 37 से 185। इनका कुल योग हो गया 1605। और यहाँ पे मज़दूरों की संख्या जो है n बराबर 65। अब फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, सिग्मा fx इक्वल टू, ये देखिए मैंने इसी को पूरा एक एक चीज़ यहाँ पे लिख रखा है, एक एक करके मैंने डिवाइड करके अब मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये जो निकाला है वैल्यूज़ को कैसे आया, 17 कैसे 22, 27, 32, 37। अब देखिए सिग्मा fx की वैल्यू जो आपकी आई थी 1605, n की वैल्यू जो आई है 65। इसको जब डिवाइड किया 321/13। अब इसको आगे आप सॉल्व कर लेंगे दशमलव में तो वही आपका आंसर हो जाएगा। चाहे ऐसे ही रहेंगे वो भी समांतर माध्य का आंसर रहेगा। तो आपके ये श्रेणी के जो प्रकार थे वो इतने थे। तो आपने इसमें जो पढ़ा सबसे पहले तो कुछ चीज़ समांतर माध्य में आपने
इसकी टॉपिक्स पढ़ें जो हैं, फिर उसको पहला जो प्रकार ये जो मैंने इससे रिलेटेड जो प्रश्न जो हैं, जो बीजीए प्रश्न थे वो भी मैंने यहाँ सॉल्व कराए हैं। जितने भी प्रकार के हो सकते थे वो मैंने यहाँ पे संभवतः प्रयास किया है सॉल्व कराने का। अब देखिए उसमें उसके बाद मैंने आपको बताया है व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी के बाद मैंने आपको बताया खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी के प्रश्न किस प्रकार हल होते हैं। फिर उसके बाद अखंडित श्रेणी। अखंडित श्रेणी में पहला जो अपवर्जी था और दूसरा समावेशी था। जब समावेशी आएगा तो आप उसको अपवर्जी में परिवर्तित करके और समावेशी की तरह ही अपवर्जी की तरह ही आप उसमें समांतर माध्य निकलेंगे। अब हमारा जो अगला टॉपिक है माध्यिका। देखिए माध्यिका क्या है। माध्यिका उस चर का स्थितिक माप है जो विवरण को दो समान भागों में बांट देता है। यानी माध्यिका क्या है, आपका मध्य बिंदु ऐसा होगा जो आपको दो बराबर भागों में बांट देगा। एक भाग आधा भाग आपका मध्य से होगा और दूसरा आधा भाग दाहिने तरफ होगा, आधा भाग बाएं तरफ होगा। देखिए इसमें लिख दिया है माध्यिका किसी श्रेणी का मध्यमान होता है, यानी मध्य का मान होता है, जिसमें एक भाग के अंतर्गत सभी मान जो है माध्यिका से अधिक या बराबर होते हैं तथा दूसरे भाग के सभी मान जो है माध्यिका से कम या बराबर होते हैं। माध्यिका देखिए मैंने की पॉइंट्स जो आपके हैं वो सब मैंने लिखते चला हूँ, इसलिए आपको इसको ध्यान में रखे रहिए एकदम से। माध्यिका चरम मूल्यों से अप्रभावित रहता है। ये गुणात्मक तथ्यों के उपयोग हेतु किया जाता है। माध्यिका का प्रस्तुतिकरण जो है सतत श्रेणी के संचयी आवृत्ति वक्र के द्वारा भी किया जाता है। तो ये जो मैंने इसके पॉइंट्स थे वो मैंने लिख दिए हैं, इनको आप थोड़ा सा दिमाग में अपने बैठाए रखिएगा। आइए देखिए माध्यिका का कैसे अभिकलन करते हैं, यानी माध्यिका को कैसे ज्ञात करते हैं। जो आंकड़ों को सबसे पहले इसमें सबसे छोटे से सबसे बड़े की ओर व्यवस्थित किया जाता है, जिससे मध्यमान आसानी से ज्ञात किया जा सके, यानी आरोही और अवरोही में। अब देखिए इसमें भी हम 3 श्रेणियों में ही ज्ञात करेंगे, यानी व्यक्तिगत श्रेणी, इंडिविजुअल, फिर आपकी अखंडित और खंडित। तो अब देखिए पहला है व्यक्तिगत श्रेणी। संख्याओं को सबसे पहले आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। फॉर्मूला है n+1/2 टर्म। देखिए जैसे ये सिंपल सा एक लिखा हुआ है 5, 7, 6, 1, 8, 10, 12, 4 व 3। एक एग्जाम्पल दिया गया है, इनको हमें माध्यिका निकालना है। तो इसको पहले हम क्रम में व्यवस्थित करेंगे। आरोही क्रम में हमने व्यवस्थित किया छोटे से बड़े की ओर, तो 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12। अब देखिए यहाँ जहाँ एरो लगा ये 6 है, ये अभी देखिए कैसे माध्यिका निकल रहा है आपका। फॉर्मूला क्या है n+1/2। यहाँ पे हम देखें कितने n हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी 12 तक, 1 से 12 तक लेकर संख्याएं जो हैं वो 9 हैं। तो 9+1/2 यानी 10/2 यानी 5th। पाँचवा टर्म कौन सा है शुरुआत से देखें तो 1 हो गया पहला टर्म, तीसरा हो गया दूसरा टर्म, तीसरा हो गया 4, चौथा होगा आपका 5वां, छठवां आपका 5वां टर्म जो है वो 6 है, यानी 5th टर्म की जो वैल्यू है वो 6 है। ये आपका मध्यमान हो गया, ये आपका मध्य यानी माध्यिका हो गई। अब देखिए आधे जो 6 जो हो गया ये आपका माध्यिका हो गई। तो आधे जो अंक हैं 1 से 5 तक वो उससे छोटे हैं और आधे 7 से लेकर 12 वो उससे बड़े हैं। इसी तरह देखिए अभी तक देखिए जरा यहाँ से ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पे मध्य जो हम संख्याएं यहाँ से जो काउंट करते हैं इसमें 9 थी, n की वैल्यू 9 जो थी वो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिए। सम और विषम संख्या का बहुत छोटा सा माइनर सा ही रोल है, लेकिन ध्यान रखना है हम लोग को। जब आप अभी यहाँ पे विषम संख्या थी 9, अब जब सम संख्या आएगी तब आप कैसे ज्ञात करेंगे। यानी देखिए यहाँ पे 5, 7, 6, 1, 8, 10, 12 इन सबको व्यवस्थित किया तो हो गया, रीअरेंज किया तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12। अब हमारे यहाँ पे 1 से लेकर 12 तक की संख्याएं जो हो गई वो हो गई सम, यानी 10 संख्या हैं। 1 से लेकर 12 तक जब हम काउंट कर रहे हैं तो ये कितनी संख्या है, यानी 10। तो ये हमारी सम संख्या हो गई। अब सम संख्या हमने तो n की वैल्यू हो गई 10, तो 10 + 1/2 यानी हो जाएगा 11/2। 11 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 5.5। अब 5.5
यानी ये कहाँ पे होगी, 5 और 6 के मध्य होगी, यानी पाँचवें पद और छठवें पद के मध्य जो होगा वो जो हमारा होगा वो हमारा क्या होगा, माध्यिका होगा। तो यहाँ पे अब देखिए 5वें और छठवें के मध्य, तो लिखेंगे एवरेज ऑफ 5th एंड 6th टर्म। तो एवरेज ऑफ 5th एंड 6th टर्म की वैल्यू क्या है, 5वें टर्म। अब एवरेज जब निकालते हैं तो जो जितनी भी संख्या होती हैं उनका योग करके उतनी संख्या से विभाजित कर दी जाती है। तो कितनी संख्या है यहाँ पे, कितने पद हैं, 6 और 5, 5 और 6, तो दो से विभाजित किया जाएगा, उन्हीं दोनों के मान को हम लिख देंगे। तो 5वें पद का मान भी 5 है और छठवें पद का मान भी 6 है। तो 5 और 6 को डिवाइड कर दिया 2 से, तो आ गया 11.5 यानी 5.5, यानी जो माध्यिका हो गई 5.5। ये संयोगवश है कि जो आपका जो पदों की संख्या है वो भी 5.5 है और जो उनका मूल वैल्यू आ रही है वो भी 5.5 है। ये सिर्फ मात्र एक संयोग है, ये भिन्न भिन्न भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। जब सम संख्याएं हो जाएंगी तो आपको क्या करना होगा, जो मध्य की दोनों पदों का जो होगा उन पदों का माध्य निकालना होगा, यानी एवरेज, वही उसकी माध्यिका हो जाएगी। अब देखिए 6 संख्याओं का माध्यिका जो है वो 10 है। यदि श्रेणी में 2 तथा 13 माध्यिका जोड़ दिया जाए तो 8 संख्याओं की माध्यिका क्या होगी। यानी अब देखिए पहले माध्यिका मिड वैल्यू जो थी 10 थी, उसमें 10 से पहले 2 जुड़ जाएगा और 10 के बाद 13 जुड़ जाएगा। अगर हम उनमें कोई भी संख्या जोड़ेंगे घटाएंगे तो उनके माध्यिका में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जबकि हम वहाँ पे समांतर माध्य में यदि कोई संख्या जोड़ते अथवा घटाते, गुणा भाग करते थे तो उनके समांतर माध्य में परिवर्तन होता था। लेकिन माध्यिका में यदि हम बराबर संख्याएं जोड़ रहे हैं तो उनमें कोई भी माध्यिका में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए नो चेंजेस, माध्यिका में कोई परिवर्तन नहीं, माध्यिका 10 ही रह जाएगी। अब देखिए फिर मैंने थोड़ा सा इसको प्रश्न को लिया है। यदि श्रेणी की माध्यिका 15 है तो x+2, x+10, x+18, x+30, x+40, तो x का मान क्या होगा। पहले इनको अरेंज कर लेंगे ऑर्डर में, x+2। अब देखिए कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 पद हैं। 6 पद हैं तो 6 पद हैं तो जाहिर सी बात है आपका इसमें जो क्या कहते हैं तीसरा और चौथा पद है उन्हीं का मध्य जो आपका एवरेज निकलेगा वही उसकी क्या होगी, माध्यिका। तो एवरेज ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म का योग क्या है, x+10 + x+18/2। इनको जब हमने सॉल्व करने पर 1 आया। देखिए बहुत ज़्यादा डीप नहीं जा पाऊँगा, इतना समय भी नहीं है, समय का अभाव। तो कैसे सॉल्व कर रहे हैं ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप खुद से समझ लीजिएगा। देखिए मैंने एक पॉइंट नोट कर दिया है, माध्यिका व बहुलक से संख्याओं का विवेचीय विवेचन जो है वो संभव नहीं है, परंतु समांतर माध्य से उनका विवेचीय विवेचन जो है वो हो सकता है। जहाँ मुझे की पॉइंट्स मिलता है मैं उसको आपको नोट कर देता हूँ। अब देखिए खंडित श्रेणी क्या है। खंडित श्रेणी में आपको संचयी बारंबारता ज्ञात करना होगा, यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF, और फॉर्मूला आपका वही है m=n+1/2। अब देखिए यहाँ पे जैसे वो सिंपल था, जैसे हम लोग वहाँ पे क्या करते थे fx निकाल देते थे और fx का योग कर देते थे। यहाँ पे सेम क्या है CF निकालेंगे। अब देखिए ये आपका जो ब्लैक से लिखा हुआ है ये आपका टेबल है, यानी टेबल का पहला दोनों कॉलम दिया हुआ है वेजेस और नंबर ऑफ़ वर्कर्स। तो वेजेस जो हैं 10, 15, 20, 25, 30 और नंबर ऑफ़ वर्कर्स जो हैं यानी NF जो है यहाँ पे N की वैल्यू 5, 2, 4, 3, 1, इन सब का योग कर लिया तो N = 15। अब CF कैसे निकलता है, तो देखिए CF कैसे निकलेगा। यहाँ पहले आप देखिए इनकी वैल्यूज़ क्या आ रही है। अब CF ज़रा ध्यान से देखिएगा, यानी संचयी बारंबारता कैसे निकलती है। पहला जो नंबर ऑफ़ वर्कर है फ्रीक्वेंसी है वो 5 ऐसे सेम एज इट इज़ लिख दीजिए। पहले वाले में जो आपका दूसरा वाला है उनका योग कर दीजिए। 5 में 2 का योग कर दिए तो आ गया 7। फिर 7 में 4 का योग कर दिए तो 7 4 11 आ गया। 11 में 3 का योग कर दिए तो 11 3 14। इसी प्रकार 14 में 1 का योग कर दिया तो 15।
तो ये आपका कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी वार्ता क्या है कि पहला को छोड़ के पहला सेम ऐसे रहता है, उसमें आपको निश्चित जो वाले पद होते हैं वो आपस में जुड़ते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए हम फॉर्मूला जानते हैं m इक्वल n प्लस 1/2। n की वैल्यू 15 है, तो 15 एक 16/2 यानी 8, यानी m की जो वैल्यू है वो 8th टर्म वाली है। अब देखिए 8th कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ आएगा, देखिए 7 तक तो ये यहाँ पे था CF में। देखिए जो 7वीं की वैल्यू जो थी वो आपकी 15 थी, लेकिन जो 8वीं है वो 11 में समाहित है। तो 11 में 11 वाला आपका वेजेस क्या है, 20 है, यानी जो आपकी माध्यिका की वैल्यू होगी वो 20 हो जाएगी। 8th टर्म कहाँ मिलेगा, आपको 11 में है। देखिए मैंने डॉटेड लगा दिया है। जो 8वां पद है वो 11 में समाहित है कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने CF में, तो ये 11 में समाहित है, तो 11 वाला पद का मान कितना है, 20। तो ये आपकी जो माध्यिका हो गई वो 20 हो गई। इसी प्रकार अब हम देखिए सतत श्रेणी के लिए। सतत श्रेणी के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है m इक्वल L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे। L इक्वल लोअर लिमिट, n जो है आपका यहाँ पे, H जो है यह इंटरवल है, इंटरवल मतलब वर्ग अंतराल। ठीक है, फ्रीक्वेंसी f हो गई और CF आपका कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल सेम पुराने प्रश्न की तरह है। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने लिया है। एग्जाम्पल क्या है, माध्यिका दैनिक मजदूरी का अभिकलन ज्ञात कीजिए। देखिए दैनिक दो चीज़ें इसमें दी हुई है। एक दैनिक मजदूरी दिया हुआ है यानी डेली वेजेस रुपए में, और उनका अंतराल कर दिया है 50 से 60, 50 से 55, 45 से 60, इसी प्रकार वर्ग अंतराल दिया। मजदूरों की संख्या 7, 13, 15, 20, 30 ऐसे दे रखा है। अब इनको हम टेबल के फॉर्म में करते हैं और आरोही क्रम में हम सबसे पहले अपने वर्ग अंतराल के ही आधार पे मान के करेंगे। तो देखिए दैनिक मजदूरी एक कॉलम में लिख लिया, दूसरे कॉलम में मजदूरों की संख्या। ठीक, अब देखिए तो पहले 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60 मजदूरों की संख्या ऐसे लिख दिया। CF निकालना था। देखिए पहला वाला F जो था 14 मैंने सेम ऐसे लिख लिया, फिर 14 में मैंने 28 जोड़ दिया तो 42 हो गया, 42 मैंने 33 जोड़ दिया तो 75 हो गया, 75 में 30 जोड़ दिया 105 हो गया, 105 में 20 जुड़ गया 125 हो गया, 125 में 15 जुड़ गया 140 हो गया, 140 में 13 जुड़ गया 153 हो गया, 153 में 7 जुड़ गया तो 160 हो गया, यानी यहाँ पे n की संख्या 160 हो गया। हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं m इक्वल L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। तो अब देखिए L ये वर्ग अंतराल कौन सा है, देखिए हम पहले यहाँ पे n/2 निकालते हैं। n/2 क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा, n की वैल्यू कितनी है 160। 160 को 2 से, देखिए मैंने दाहिने तरफ लिखा है n/2 वे पद, तो 160 ये इनका योग जो आया था वो कितना आया था टोटल यहाँ पे 160। तो n की वैल्यू जो है 160 थी, 160/2 यानी 80। अब 80 कहाँ है, 80 हमारा किस में आएगा, संचयी बारंबारता 80 किस में आएगा, अब ये तो 75 है तीसरा वाला वर्ग, तो ये 105 इसी में ही 80 समाहित होगा। तो इससे जो वर्ग अंतराल कौन सा है, 30 से 35 से 40 वाला वर्ग अंतराल। तो अब L की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, जो L होता है लोअर लिमिट होता है, हमारा 80 वाला वर्ग अंतराल कौन सा है 35, तो ये लोअर लिमिट का जो लोअर लिमिट इस वर्ग अंतराल का क्या हो गया 35। L की वैल्यू हमारी हो गई 35, n/2 n की वैल्यू जो आपकी 80, CF क्या हो गया, अभी कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाले हैं, अभी वो आपका आया है 75। ये अभी इसी के जो CF लिखा जाएगा इसके ऊपर वाला लिखा जाएगा, यानी 105 के ऊपर वाला जो है वो 75 वो CF लिखा जाएगा। F कितना है 30 है, F की वैल्यू जो है हमारी है वो 30 है। ये देखिए F की वैल्यू ये जो गई है 30 से 35 से 40 वाले का जो मज़दूरों की संख्या है वो 30 है। F की वैल्यू जो है वो हमारी 30 है, और H जो है यानी हमारा वर्ग अंतराल जो है वो कितना हो गया है, अब ये 35 से 40 है, ये उल्टा लिखेंगे, यानी उच्च लिमिट पहले निम्न लिमिट बाद में, तो यानी 40 से 35 ये ब्रैकेट में लिख दिया है। अब जब इनको हल करेंगे तो 35 प्लस ये 80 में से 75 घटेगा तो 5/30 गुणे 40 में से 35 गुणा
तो ये 5 बचेगा। तो 5 को 25, 25/30, 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, तो 5/6। जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये जो है आंसर आ जाएगा 35.83। इस प्रकार इस टॉपिक में हमने 2 चीज़ें पढ़ी, एक तो समांतर माद और दूसरा माध्यिका। जितने भी इनसे प्रश्न रिलेटेड थे मैंने सभी को समाहित करने का प्रयास किया है। आप इनको ज़रूर सॉल्व करते रहें, प्रैक्टिस बनाए रखें, और बहुत ही जल्दी मैं आपका इसका अगला पार्ट लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।